कठोपनिषद चैप्टर नंबर 1 वल्ली नंबर 1 एंड श्लोक नंबर 5। इससे पहले हम 4 श्लोक देख चुके हैं जिनमें हमने देखा जस्ट लास्ट चौथे श्लोक में कि किस तरह से नचिकेत व्यग्र होकर के अपने पिता से जो कि यज्ञ में दान कर रहे थे, पहले वो देखते हैं नचिकेत कि ये कर क्या रहे हैं, किस तरह से इन्होंने संकल्प लिया है कि ये अपनी एक एक करके सारी चीजें दान में दे देंगे। फिर वो देखते हैं कि अगर ये सभी चीजें दान में देंगे तो इनकी सभी चीजों में मैं भी आता हूँ। तो फिर नचिकेत बार बार अपने पिता से जाकर के एक प्रश्न पूछते हैं कि पिताजी आप मुझे किसे दान में देंगे। तो नचिकेत जब वो क्वेश्चन बार बार पूछते हैं अपने पिता से तो उनके पिता बेचैन हो जाते हैं और उनके पिता गुस्से में आकर के कह देते हैं कि मैं तुझे सूर्य के पुत्र मृत्यु यानी यमदेव को दान में देता हूँ। तो नचिकेत ने जब ये क्वेश्चन पूछना शुरू किया था तो नचिकेत की बुनियादी नीयत यह थी कि जब वो ये प्रश्न पूछ लेंगे तो उनकी मन की जो स्थिति है, जो द्वंद्व है, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन बजाय द्वंद्व समाप्त होने के उस प्रश्न के उत्तर को पाके, जैसा कि हमने अनुमान किया था, नचिकेत का द्वंद्व और बढ़ जाता है। यानी कि एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने जब वो निकले तो उससे और बहुत सारे इनफाइनाइट क्वेश्चन पैदा हो गए। तो शायद नचिकेत को जवाब ठीक नहीं लगा। असल में किसी भी क्वेश्चन का कोई भी आंसर पूरी तरह से ठीक नहीं लग सकता। अब जैसे ही 5th नंबर के श्लोक में हम एंटर करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि अब नचिकेत अनुताप कर रहा था अकेले में बैठ करके कि पिता ने ऐसा क्यों कह दिया, क्या है, क्या मेरी कमी थी, क्या मुझ में दिक्कत थी जो पिता ऐसा कह रहे हैं। तो अब 5वें श्लोक है बहु नामेमि प्रथमो बहु नामेमि मध्यमः किम स्विद्यमस्य कर्तव्यम यन्म याध्य करिष्यति। मैं बहुत से शिष्यों या पुत्रों में तो प्रथम मुख्य वृत्ति से चलता हूँ। नचिकेत खुद से ही ये बात मान चुके हैं कि वो बहुत सारे शिष्यों में, बहुत सारे पुत्रों में प्रथम वृत्ति से यानी कि मुख्य वृत्ति से चलते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि नचिकेत पहले से ही अपने बारे में ये परिकल्पना अपने मन में बिठाए हुए हैं कि मैं तो अच्छा बच्चा हूँ, क्योंकि पिछले श्लोक में उन्होंने क्या कहा था कि मैं तो शतपुत्र हूँ, अच्छा बेटा हूँ, मैं सतपुत्र हूँ और सतपुत्र में भी मैं प्रथम वृत्ति से चलता हूँ। तो वही सवाल फिर से आ जाता है कि नचिकेत को अपने बारे में इतने सारे भ्रम कहाँ से हो गए। ये भ्रम एक जीवन में होना पर्याप्त नहीं है, ये भ्रम उनके पहले से आ रहे हैं। क्योंकि नचिकेत ने कैसे मान लिया कि वो मुख्य वृत्ति से चल रहे हैं। नचिकेत को अभी कैसे मालूम कि वृत्ति का मुख्य आधार क्या होता है, उनके मन में वृत्ति कैसे पैदा होती है। वृत्ति तो ठीक से शायद ना पता हो नचिकेत को, हमको या आपको, लेकिन हम ये पहले से मान जरूर लेते हैं कि अगर हम में जो वृत्ति है वो अच्छी होगी। ये बिल्कुल ऐसी धारणा है कि हम ये मान लें कि हम तो अच्छे ही है ना। हम खुद को ही हर चीज का स्टैंडर्ड मान लेते हैं। हम ये मान के चलते हैं किसी भी व्यक्ति को जज करने से पहले, उसके बारे में कोई भी धारणा रखने से पहले, कि स्टैंडर्ड हम खुद हैं। हम खुद इस दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। हमारी आदतें अच्छी हैं, हमारी सोच अच्छी है, हम नीचे से लेके ऊपर तक एक अच्छे साफ सुथरे व्यक्ति हैं। तब जाकर के हमें ये सुविधा मिल पाती है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को खराब कह सकें, गलत कह सकें, बुरा कह सकें। ठीक वैसे ही जब हम साबित हो जाते हैं समाज में कि हम गलत हैं तो अब हम खुद को गलत की धारणा में डुबा लेते हैं। हम ये मान चुके होते हैं कि हम तो गलत ही हैं, तो अब दूसरा व्यक्ति हमेशा सही होगा। तो चाहे हम खुद को सही माने या गलत माने, वो हर हाल में हमारी ही मन की परिकल्पना होती है। हमारे मन की दुनिया के बाहर उस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नचिकेत ने भी जब एक सवाल पूछा कि आप मुझे किसको दान देंगे, तो वो सवाल के उत्तर के बाद उनके मन की दूसरी दुनिया खुल गई। नचिकेत को पता चल गया ना कि पिता किसको दान देंगे, अब जिसको भी दान देंगे चुपचाप चले जाना।
लेकिन बात दान की नहीं थी। जैसा कि हमने पहले कहा, बात क्वेश्चन की थी ही नहीं, बात थी द टेंडेंसी ऑफ द क्वेश्चनिंग। अब नचिकेत को इस बात से दिक्कत है कि मैं तो पुत्रों में या शिष्यों में प्रथम वृत्ति वाला शिष्य हूँ, प्रथम वृत्ति वाला पुत्र हूँ। तो अगर उनके पिता ने किसी अच्छे व्यक्ति को दान देने को कहा होता कि मैं तो तुझे इंद्र को दान दूंगा या स्वर्ग में दान दे दूंगा, तुझे मृत्यु को दान नहीं दूंगा, तो नचिकेत के मन में यह द्वंद आ जाता कि फिर तो पिताजी आप जो दान कर रहे हैं इससे आप आनंद शून्य लोक में जाएंगे, क्योंकि आप तो पुत्र मोह में दान कर रहे हैं। अगर दान पिता ने खराब कर दिया मेरा, तो नचिकेता कहता है कि मैं तो अच्छा हूं, आप मुझे खराब व्यक्ति को दान क्यों दे रहे हैं। अगर पिता ने दान सही जगह कर दिया होता तो नचिकेत कहते कि पिताजी इससे आपको आनंद नहीं मिलेगा। तो बात ना नचिकेत की है ना पिताजी की, ये बात है कि नचिकेत द्वैत में उतर चुके हैं, वाद में आ गए हैं। तो नचिकेत बस खेलेंगे, काटेंगे, आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट करेंगे। तो नचिकेत अब यही देख रहे हैं कि मैं तो अच्छा हूं। फिर नचिकेत आगे कहते हैं, और बहुतों में मध्यम मध्यम वृत्ति से जाता हूं। मध्यम भी क्यों कहा नचिकेत ने? अगर प्रथम थे, मुख्य थे, तो मुख्य ही रहते, यानी कि श्रेष्ठ वृत्ति ही रहनी चाहिए थी। मध्यम वृत्ति क्यों रही? दरअसल व्यक्ति कोई भी अपने आप को कितना ही अच्छा या महान अपने मन में सोचता हो, लेकिन अपने ही मन में वह व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है, नचिकेता की तरह, कि कमियां उसमें भी हैं, बुराइयां उसमें भी हैं। लेकिन अपनी मन की बुराइयां जो हम जानते हैं, इसको समाज में सबके आगे स्वीकार कर लें, इतना साहस और इतनी स्वच्छंदता नहीं होती हम। तो नचिकेत इतनी हिम्मत तो कर देते हैं कि सामने आकर के यह कह दें या अपने मन में यह सोच लें, अपने मन में भी अपने मन को भी तो बेवकूफ बनाना होता है। तो नचिकेत सामने आके यह तो कह देते हैं कि मैं प्रथम वृत्ति से चलता हूँ जब मेरी वृत्तियां अच्छी होती हैं। लेकिन नचिकेत अब यह भी स्वीकार करना है कि मेरे मन में कुछ नेगेटिव वृत्तियां भी हैं, बुरी वृत्तियां भी हैं। तो नचिकेत अब ये नहीं कहेंगे कि मेरे मन में कुछ बुरी वृत्तियां भी हैं, या मैं कभी निम्न वृत्तियों से भी चलता हूँ। अपनी निम्न वृत्तियों को हर व्यक्ति एवरेज मानता है कि ये तो मीडियम वृत्ति है। जैसे कि जब एक बड़ा समाज दहेज लेता है या दहेज को स्वीकार करता है, तो ये वो सभी व्यक्ति अपने मन में बहुत अच्छे से जानते हैं कि दहेज की वृत्ति एक गलत वृत्ति है। लेकिन जब आम जन में बात होगी, आम समाज में बात होगी, तो वो उसे ऐसे नहीं कहेंगे कि ये दहेज लेना गलत बात है, क्योंकि इतनी उनमें ईमानदारी नहीं है। वो बजाय इसके यह कह देंगे कि दहेज तो सभी ले रहे हैं। तो अपनी निम्न वृत्ति को भी हर व्यक्ति मध्यम वृत्ति कहता है, यानी कि भाई एक तरफ तो ये जानता है कि वो गलत है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये स्वीकार करने के बजाय कि ये मेरी निम्न वृत्ति या गलत वृत्ति है, वो ये कह देता है कि ये तो मध्यम वृत्ति है, ये तो सभी करते हैं। जैसे व्यक्ति जानते हैं कि करप्शन गलत है या निम्न वृत्ति है, लेकिन बजाय ये स्वीकार करने के वो व्यक्ति कि मैं तो निम्न वृत्ति से चल रहा हूँ, बजाय इसके वो इसे मध्यम वृत्ति कहेगा। वो कहेगा देखो करप्शन तो सभी करते हैं भाई, पूरा सिस्टम कर रहा है, हम क्या करें। एक कांस्टेबल कहेगा कि हम अकेले थोड़ी पैसे ले रहे हैं, एसपी साहब ले रहे हैं, उनको उनके पास हिस्सा जा रहा है तो हम ले रहे हैं। तो अब वो व्यक्ति अपनी निम्न वृत्ति को भी मध्यम वृत्ति कहता है, यानी कि व्यक्ति जब देखेगा कि उसके इकोनॉमिक स्टेट खराब है, यानी कि उसकी फाइनेंशियल स्टेट खराब है, तो वो अपने आप को निम्न वर्ग में नहीं रखता, वो अपने आप को मिडिल क्लास कहता है। अमीर वह कह नहीं सकता, और अपनी बुराइयां छुपाने के लिए, अपने ही आलस को छुपाने के लिए वो अपने आप को मिडिल क्लास कहता है। दरअसल पूरा देश अपने आप को मिडिल क्लास मानता है, कोई व्यक्ति नहीं ये कहता कि वो लोअर क्लास में आता है। या तो वो मिडिल क्लास में आएगा या वो सीधा अपर क्लास में आएगा। लोअर क्लास में कोई नहीं आना चाहता, क्योंकि वो मानते नहीं है, होते हैं अधिकतर। तो अब वही निम्न वृत्ति को नचिकेत कह रहा है कि ये तो मध्यम वृत्ति है। जैसे कोई व्यक्ति अपराध भी कर दे यहां तक कि तब भी वो नहीं मानता कि ये निम्न वृत्ति है। उस व्यक्ति से कहो, जज अगर पूछे, उसको पूरी तरह से वो कन्विक्ट हो चुका है, जज अगर पूछे कि आपने अपराध किया है, आपने कोई निम्न वृत्ति की है, गलत काम किया है, आपको ग्लानि भाव आ रहा है भीतर से, आप गिल्ट फील कर रहे हैं, बोध हो रहा है,
तो वह व्यक्ति भी बड़ी मुश्किल से, बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो एक्सेप्ट कर लेंगे हाँ मैंने गलत किया है। वरना वहां पर भी लोग अपने ही मन में या फिर कहीं किसी दूसरे व्यक्ति को ये आर्ग्यूमेंट देते हुए पाए जाएंगे, वो अपने ही मन में सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि भाई हमने इकलौते थोड़ी मर्डर कर दिया, सैकड़ों लोग मर्डर करते हैं, अभी भी वो इसे मध्यम सिद्ध कर रहे हैं। अब उनकी इतनी मजबूरी होती है कि वो ये नहीं कर सकते कि निम्न वृत्ति को वो प्रथम मुख्य वृत्ति सिद्ध कर दें। कोई व्यक्ति अपराध करने के बाद उसकी ये मजबूरी होती है कि वो अब अपने अपराध को चाहकर भी सही तो नहीं साबित कर सकता कि उसने किसी के घर में चोरी कर ली है या किसी को मारा है या पीटा है या कुछ भी किया है। वो अधिक से अधिक यह कह सकता है कि मजबूरी में हो गया, या सभी कर देते हैं, या गलती में हो गया, या फिर मेरी गलती थोड़ी है, उसकी भी गलती थी। लेकिन अगर उसके बस में होता तो शायद वो यह भी कह देता कि मैंने कितना महान काम किया। ऐसे भी कुछ लोग मिल जाएंगे जो अपराध करने के बाद उनका दर्जा और बढ़ जाता है, समाज में ऊंच और ऊंची हो जाती है। वो भी लोग होते हैं जो निम्न वृत्ति को प्रथम वृत्ति सिद्ध करते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी ही निम्न वृत्तियों को स्वीकार ही नहीं करते कि कभी हैं उनमें, है ही नहीं। आप झूठ बोलते हैं, अब जैसे झूठ बोलने का एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, ये संभव ही नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कभी झूठ ना बोले। लेकिन कोई व्यक्ति अब ये एक्सेप्ट कैसे करे कि वो झूठ बोलता है? बजाय इसके जब उससे ये प्रश्न सामने आ भी जाए समस्या, तो वह यह नहीं कहेगा कि वो झूठ बोलता है, बल्कि वो यह कहेगा, तुरंत आर्ग्यूमेंट देगा कि वो झूठ क्यों बोलता है, उसके पीछे का रीजन क्या है। कि भाई सारी समस्याएं होती हैं, सीधा नहीं बोल सकते, बात बिगड़ जाएगी, या फिर हम फंस जाएंगे, या फिर ऐसे तो जीवन चल ही नहीं सकता। अगर पूरा सच बोल दिया जाए तो ना बोलने वाले का जीवन चल सकता है, ना ही सुनने वाले सुन सकते हैं। जैसे अभी मैं और आप भी यहाँ पे अगर बातचीत कर रहे हैं तो मैं भी कुछ सीमा तक ही बोल सकता हूँ, और आपके कान भी एक सीमा तक ही सुन सकते हैं, उसके बाद आप भी नहीं सुनना चाहेंगे। तो नैतिकता की कुछ धारणाएं होती हैं। तो अभी नचिकेत में सचमुच में प्रथम दर्जे की वृत्ति और मध्यम दर्जे की वृत्तियां हैं, इसका प्रमाण कम है, बल्कि ज्यादा संभावना है कि ये नचिकेत की ही मन की परिकल्पना है। जैसे हर व्यक्ति मानता है कि देखो मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, और कभी कभार मैं थोड़ी बहुत उल्टी सीधी हरकतें कर देता हूँ, लेकिन वैसे मैं आदमी बहुत बढ़िया हूँ। लेकिन इसका प्रमाण क्या है? कुछ नहीं। आप अच्छे या बुरे हैं, इसका डिसीजन आप खुद कर रहे हैं। जाता हूं, यम का ऐसा क्या कार्य है जिसे पिता आप मेरे द्वारा सिद्ध करेंगे? अब नचिकेत ये मान चुके हैं कि देखो मैं तो अच्छा हूं, मुझ में सारी वृत्तियां अच्छी हैं, हमेशा प्रथम दर्जे की वृत्ति है, कभी कभी मध्यम दर्जे की है, निम्न तो कभी नहीं। तो इसका मतलब जरूर पिताजी फिर से आपसे कोई भूल हुई है। बात घूम फिर के वहीं आ गई। शुरुआत भी नचिकेत ने इसी बहाने से की थी कि देखो पिताजी आप जो कर रहे हैं, आप आनंद शून्य लोक में जाएंगे, रुक जाइए। पिताजी ने नचिकेत से कुछ नहीं कहा था, लेकिन नचिकेत ने ही जाके प्रश्न पूछा, किसे देंगे मुझे दान, क्योंकि मुझे पिताजी आपकी बहुत चिंता है। अब सच में नचिकेत को पिताजी की ज्यादा चिंता है, या अपने ही मन की ज्यादा चिंता है, या अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं नचिकेत? इसका निर्णय अभी कर पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि दिखने से तो ऐसा ही लगता है कि पिताजी अपना काम कर रहे हैं, पिताजी व्यस्त हैं, लेकिन नचिकेत हर बार गड़बड़ कर रहा है। क्योंकि अभी नचिकेत को इस बात की चिंता थी कि पिताजी आनंद शून्य लोक में जाएंगे। चलो तो आपने पिताजी की मदद कर दी, अब पिताजी आनंद शून्य लोक में नहीं जाएंगे, आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन अब आपको इस बात की चिंता है कि पिताजी जहां मुझे भेज रहे हैं उस यम का मैं कौन सा काम सिद्ध करूंगा। पिताजी के जिस आनंद शून्य लोक से निवृत्ति कराने की आपको चिंता थी, वो तो सिद्ध हो गया, यानी पिताजी अब आनंद को प्राप्त होंगे। तो अब आपको यह चिंता कहां से नहीं पैदा हो गई कि यम का कौन सा कार्य सिद्ध करेंगे? क्यों करना है आपको यम का कोई नया कार्य सिद्ध? जो करना चाह रहे थे वो तो हो गया, क्योंकि आप यहां भी नहीं रुकेंगे। आपको अभी इस बात की भी चिंता नहीं है कि पिताजी आपके यम का कौन सा कार्य सिद्ध कराना चाह रहे हैं। अभी भी आपको यही चिंता है कि फिर से इसमें से कौन सी नई शाखा निकाली जाए। आप कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हमें फिर से आगे कुछ सवाल पूछना है। आगे भी पूछेंगे अगले श्लोक में।
मैं बहुत से शिष्य अथवा पुत्रों में तो प्रथम अर्थात आगे रहकर मुख्य शिष्यादि वृत्ति से चलता हूँ, तथा बहुत से मध्यम शिष्यादि में मध्यम रहकर मध्यम वृत्ति से बरतता हूँ। अधम वृत्ति से मैं कभी नहीं रहता। लेकिन जो अधम होता है, उस अधम का निर्णय कभी भी वो स्वयं नहीं कर सकता। मैं या आप खुद से ही कैसे कह सकते हैं कि मैं बुरा इंसान नहीं हूं? ये तो अपने ही मन की एक अहंकार हुआ ना। मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं बुरा इंसान नहीं हूं? आप कैसे कह सकते हैं कि आप बुरे इंसान नहीं? आप बुरे हैं या नहीं, इसका निर्णय आपके अलावा हर व्यक्ति कर सकता है। आपकी नजरों में तो आप हमेशा प्रथम रहेंगे। जो लोग आपके साथ रिलेटेबल हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप समाज में जब सामने आते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हो सकता है आप पहली छवि में लगें कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन उस इंसान जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार जाके उसके परिवार से पूछिए कि क्या सच में ये व्यक्ति इतना ही अच्छा है जितना हमें लगता है? रिपोर्ट शायद कुछ और मिले, ज्यादा संभावना है कुछ और ही मिलेगी। क्योंकि जो व्यक्ति आपको बहुत अच्छा लग रहा है, उसके परिवार के लिए वो बहुत अच्छा नहीं है। उसके परिवार के लिए वो एक कूड़ा करकट हो सकता है। या हो सकता है जिस व्यक्ति को आप बहुत अच्छा समझते हो, उसके दोस्तों से जाके पूछिए। उसके दोस्त जाके कह सकते हैं कि ये व्यक्ति तो एक सामान्य ही है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। हो सकता है जो व्यक्ति आपको बहुत बुरा लग रहा हो, अब फिर से बात बदल जाएगी। अब फिर से आप उसके परिवार से जाके पूछें, तो वो बुरा से बुरा व्यक्ति भी अपने माता पिता, अपने परिवार के लिए अच्छा होगा। और वो बुरे से बुरा व्यक्ति भी आप उसके दोस्तों से जाकर के पूछेंगे, तो वो कहेंगे ये ठीक ठाक है, कभी गड़बड़ जरूर कर देता है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। तो जैसा दिख रहा है, जैसा लग रहा है, उसका निर्णय बहुत सारे लोग कलेक्टिवली करते हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, एक बार में नहीं हो सकता। नचिकेत ये मान रहे हैं कि नचिकेत अधम व्यवहार नहीं करते, यानी कि बुरे लड़के नहीं है, यानी कि नचिकेत ये मानता है कि वो बुरा इंसान नहीं। लेकिन इसका निर्णय तो वाजव करेंगे या बाकी का समाज जो वहां देख रहा है वह करेगा? नचिकेत पहले से ही सब कुछ सोच चुके हैं, मान चुके हैं। उस ऐसे विशिष्ट गुण संपन्न पुत्र को भी पिता ने, विशिष्ट गुण संपन्न पुत्र, अब जब हम ये सोच रहे हैं कि नचिकेत एक गुण संपन्न पुत्र है, तो समझने वाली बात यह है, यहाँ पर गुण तो हर चीज में होते हैं। गुण तो पुत्र में है तो पिता में भी है, गुण दोनों में ही है। गुण हमेशा ऑब्जर्व करने वाले व्यक्ति में होते हैं, क्योंकि मैं या आप कोई भी ऐसा गुण कभी ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते जिसकी परसेप्शन की हम में कैपेबिलिटी नहीं है। जैसे कि हमारे हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, तो उसका मतलब हम 5 तरह के ही क्वालिटी नेचर में ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि नेचर में सिर्फ 5 तरह की क्वालिटीज होती हैं, कि नेचर को हम सिर्फ देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, एक्सेट्रा। इसका ज्यादा मतलब ये हुआ कि हमारी लिमिटेड परसेप्शन सिर्फ 5 इंद्रियों तक है। हो सकता है नेचर में कुछ ऐसी क्वालिटीज भी होती हों जो हमारी सेंसेस से बियॉन्ड हो। हम नहीं कह रहे कि नहीं होती या होती हैं, लेकिन होने या ना होने का निर्णय इस बात पर कम निर्भर करता है कि नेचर में वो क्वालिटी सच में पाई जाती हैं। इस बात पर ज्यादा निर्भर करता है कि हमारे अंदर क्योंकि वो 5 सेंसेस पाई जाती हैं, इस वजह से हमें लगता है कि वो 5 चीजें होती हैं। वैसे ही गुण संपन्नता किसी व्यक्ति के साथ भी है, चाहे नचिकेत हो या उनके पिता हो, गुण दोनों में पाए जाते हैं। चाहे समाज में जो 2 लोग पाए जाते हैं, कोई हीरोइज्म वाला व्यक्ति हो या कोई विलेन हो, सोसाइटी में कोई सोशल वर्कर हो या सोसाइटी के अंदर कोई डिविएंट बिहेवियर वाला क्रिमिनल हो। अब देखने वाली बात यह है कि क्रिमिनल से क्रिमिनल इंसान के अंदर भी उसमें कुछ गुड क्वालिटीज पाई जाती हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति बड़े दर्जे का क्रिमिनल हो, उस पर बहुत ज्यादा बाउंटी लगी हो, किसी स्टेट ने लगाई हो कि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसने मर्डर किया है, बहुत बुरा इंसान है समाज के नजरिए से। लेकिन इतना बुरे से बुरा इंसान भी
अपनी पुत्री के लिए तो बुरा नहीं होगा। उस व्यक्ति ने दुनिया के सारे क्राइम किए होंगे, माना तो व्यक्ति बुरा है, लेकिन उसकी लड़की से पूछा जाए या उसकी बिटिया से पूछा जाए, वो तो उससे बहुत प्यार करती होगी। हो सकता है उसके नजरिए से उस व्यक्ति में बहुत सारी क्वालिटीज हो सकता है एक बुरे से बुरा क्रिमिनल भी एक अच्छे फादर की क्वालिटी होल्ड करता हो सकता है एक बुरे से बुरा क्रिमिनल भी एक अच्छे ब्रदर की क्वालिटी होल्ड करता हो। तो क्वालिटी तो है, नचिकेत में भी है, लेकिन वो कोई भी क्वालिटी जो होगी वो किसी एक लिमिटेड परसेप्शन के नजरिए से होगी। यानी कि वो क्वालिटी नचिकेत में ही एग्जिस्ट नहीं करती, उसे ऑब्जर्व करने वाले व्यक्ति में भी पाई जाती। ठीक वैसे ही दूसरी तरफ हम एग्जाम्पल लें, कोई अच्छे से अच्छा लीडर या अच्छे से अच्छा सोशल वर्कर अगर वो है, तो उसे देखा जाए तो उसमें गुड क्वालिटीज हैं। वो अच्छा लीडर है, अच्छा सोशल वर्कर है, एक अच्छा इन्फ्लुएंसर है, यानी कि सोसाइटी को उससे सब कुछ अच्छा ही मिला है। लेकिन ऐसे गुड क्वालिटीज वाले लीडर को भी जब आप देखें, जरा पता करें कि उसकी पत्नी से पूछा जा करके कि ये कैसा हस्बैंड है, तो हो सकता है वो जितनी अच्छे लीडर की क्वालिटीज हो उसमें, उतने अच्छे हस्बैंड की क्वालिटी शायद उसमें ना हो। जैसे मैं एक एग्जांपल अभी याद कर पा रहा हूँ कि वेस्ट में एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए एलन वॉट्स। एलन वॉट्स ने जैनिज्म जैसे रिलीजन को स्टडी किया, वो ईस्टर्न रिलीजन को उन्होंने कंप्लीटली स्टडी किया। बुद्धिज्म को उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने संस्कृत टेक्स्ट पढ़े, हिंदुज्म को पढ़ा, मेडिटेशन प्रैक्टिस किए तिब्बत में उन्होंने रह करके, और उन्होंने पूरी दुनिया के लिए फिलोसफी में एक बहुत बड़ा लिटरेचर खड़ा करके चले गए। यानी कि वो एक बहुत बड़े ऑथर रहे, एक फिलोसोफर रहे, एक स्पिरिचुअल मास्टर रहे, एलन वॉट्स। तो देखा जाए तो एलन वॉट्स के अंदर ये बहुत सारी गुण संपन्नता है, गुड क्वालिटीज हैं, जिनको हम एक समाज के नजरिए से देख सकते हैं। लेकिन ऐसे एलन वॉट्स भी जब उनकी पर्सनल लाइफ में हम देखें और पता चलता है हमें कि उनकी पत्नी और उनके बच्चे जो थे ये उन्हें छोड़ करके आ गए थे। तो शायद पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल सेट करने वाले, सोसाइटी के लिए स्पिरिचुअली काम आने वाले एलन वॉट्स, गुड क्वालिटीज उनमें हो सकती हैं, लेकिन उनकी पत्नी से अगर आप पूछेंगे तो उनमें एक गुड हस्बैंड की क्वालिटीज नहीं थी। उनके बच्चे से आप पूछेंगे तो शायद वो एक गुड फादर नहीं थे। तो अब देखा जाए तो क्वालिटी तो हमेशा परसीवर पे डिपेंड करती है। आप तय करते हैं कि सामने वाले की क्वालिटी अच्छी है या बुरी है, क्योंकि आप तय करते हैं ना कि आपको उसमें इंटरेस्ट है या वो आपके नॉन इंटरेस्ट का पार्ट है। वैसे ही नचिकेता के अंदर जो गुण संपन्नता है, यह गुण संपन्नता भी सीमित है। ठीक वैसे ही जैसे नचिकेता की गुण संपन्नता सीमित है, पिता की भी गुण संपन्नता सीमित है। अगर हम कुछ पल के लिए यह भी मान लें कि वाजश्रवस सीमित गुण संपन्नता रखते हैं, यानी वाजश्रवस उतने अच्छे से अपने पुत्र नचिकेत की बात नहीं समझ रहे हैं, तब भी हमें यही देखने को मिलता है कि तो फिर नचिकेत भी पूरी तरह से अपने प्रश्नों को नहीं देख रहा है। क्वालिटी तो वाजश्रवस में भी है, क्योंकि वाजश्रवस जहां पर हम देख रहे हैं कि वो एक सीमित व्यक्ति है, पुत्र के प्रश्नों को नहीं समझ रहा है, लेकिन वाजश्रवस को उस वक्त के वैदिक काल में ये कथा लिखी गई थी, कठोपनिषद, उस वक्त के समाज से जाकर, समाज में अगर ये घटना रखी जाए और हम वाजश्रवस की जगह अपने आप को रखें, अब देखते हैं कि सोचिए जो व्यक्ति विश्वजीत यज्ञ कर रहा है, उस व्यक्ति में नचिकेता के हिसाब से बुरी क्वालिटी ये हो सकती है कि वो व्यक्ति पूरी तरह से पुत्र की बात नहीं समझ रहा है या पूरी तरह से ब्रह्म को नहीं समझ रहा है। लेकिन अगर समाज के नजरिए से देखें तो वो कितना बड़ा काम कर रहा है, सोसाइटी को वो सब कुछ धीरे धीरे करके सेक्रीफाइस कर रहा है। आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं, हम जानते हैं ऐसे लोगों को जो बहाने के लिए दान करते हैं, दिखावे के लिए दान करते हैं। लेकिन बहाने या दिखावे के लिए भी दान करना कोई छोटी बात नहीं होती, क्योंकि सोसाइटी में इतना भी नहीं बनता बहुत लोगों से कि कम से कम बहाने दिखावे के लिए भी दान कर दें। वाजश्रवस जब ब्राह्मणों को गौएं दे रहे हैं, तो हमें सिर्फ यह पक्ष नहीं देखना चाहिए कि वाजश्रवस बूढ़ी मरी एकदम मृग तृष्णा पीतोदका जग्ध तृणा गायों को दान दे रहे हैं, जो बिल्कुल अपनी अंतिम अवस्था में बूढ़ी हो चुकी हैं।
यानी कि वो बड़े ही मुट्ठी बंद करके संकोच के साथ दान दे रहा है। सिर्फ यही नहीं देखना चाहिए, ये नेगेटिव क्वालिटी है वाजश्रवस की। हमें यह भी देखना चाहिए कि एटलीस्ट वाजश्रवस कुछ तो दान दे रहे हैं, क्योंकि वाजश्रवस यदि चाहते तो उन गायों को भी दान ना देते। वाजश्रवस यदि चाहते तो पुरानी गायों को भी क्यों दान दें। नचिकेत कह रहा है कि पिताजी अगर दान दे रहे हैं तो नई गायों को क्यों नहीं दे रहे हैं। वाजश्रवस के नजरिए से, समाज के नजरिए से देखें तो कम से कम पुरानी गायें तो दान दे रहे हैं। उनके यहाँ जो ब्राह्मण आ रहे हैं वो उनको धन तो दे रहे हैं, कम दे रहे हैं या ज्यादा दे रहे हैं वो अलग बात है। तो गुड क्वालिटी तो उनमें भी पाई जा सकती है, परसेप्शन से देखें तो। वो कम से कम छोड़ने की बात तो कर रहे हैं और ग्रहण नहीं कर रहे हैं। संकल्प भले ही दान का हो, समाज को सब नजरों में सब कुछ त्याग देने का हो, लेकिन संकल्प तो है। जिससे यह भी पता चलता है कि अगर थोड़ा सा प्रेयस्कर को छोड़कर श्रेयस कर्म की तरफ जाया जाए तो सत्य जल्दी दिख सकता है। सिर्फ इतना। अब इसमें आगे तो गुण संपन्न तो है नचिकेत। अब गुण संपन्न पुत्र को भी पिता ने मैं तुझे मृत्यु को देता हूं ऐसा कहा। एक साथ अगर हम वाजश्रवस की ये दोनों क्वालिटी देखें तो हमें पूरे वाजश्रवस में पूरे हम दिख जाएंगे। वाजश्रवस कम से कम हिम्मत तो कर रहा है कि वो दान दे रहा है, ये उसकी अच्छी क्वालिटी है। दूसरी तरफ वाजश्रवस अपने पुत्र से कह रहा है कि मैं तुझे मृत्यु को दान देता हूँ। वो पुत्र के प्रति एक कठोर स्वभाव रख रहा है। एक तरफ वो समाज के प्रति कोमल स्वभाव रख रहा है कि मैं समाज के लिए सब कुछ कर दूंगा, और पुत्र के लिए क्या करेंगे आप? पुत्र को मृत्यु को दान दे दिया। अब बजाय हम यहाँ ये बहस करें कि वाजश्रवस समाज के लिए अच्छा व्यक्ति होगा लेकिन पुत्र के लिए तो वो अच्छा व्यक्ति नहीं था, हम एक ही वक्त पर वाजश्रवस की दोनों क्वालिटीज को ऑब्जर्व करें कि हम क्यों हर बार एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी इंसान को एब्सोल्युटली परफेक्टली अच्छा होने के लिए। परफेक्ट से परफेक्ट इंसान में भी छोटी मोटी बुरी क्वालिटी क्यों नहीं हो सकती, या बुरे से बुरे इंसान में भी थोड़ी बहुत अच्छी क्वालिटी क्यों नहीं हो सकती। जैसे कि जब हम रामचरितमानस को भी एक्सप्लेन करते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि राम के अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज है, लेकिन हम इस बात पर अड़ जाते हैं कि राम के अंदर जो भी एक आध दो फॉलीज हैं, यानी कि उनके चरित्र में भी हमें कुछ ना कुछ कमियां तो दिख ही जाती हैं, क्योंकि राम मनुष्य जीवन में आए तो हम उन्हें भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हम उस पर भी आर्ग्यूमेंट देते जाएंगे कि नहीं, राम जो ये बुरी क्वालिटीज हैं ये भी उनकी माया थी, ये लीला थी। सिंपली एक्सेप्ट करो कि राम के चरित्र में बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज थी, साथ ही कुछ बुरी क्वालिटीज भी थी। ये पूरा व्यक्ति मिलकर के चरित्र बनाता है। वाजश्रवस में बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज हैं, प्लस वाजश्रवस में कुछ बुरी क्वालिटीज भी हैं। वो बुरी क्वालिटीज इसलिए हैं ताकि हम दोनों को एक साथ देख सकें। कोई मिस्टर परफेक्शनिस्ट नहीं होता। परंतु यम का ऐसा कौन सा कर्तव्य प्रयोजन इन्हें पूर्ण करना है जिसे ये इस प्रकार दिए हुए मेरे द्वारा सिद्ध करेंगे। अब इसी प्रश्न में ये सामने आता है नचिकेता का कि यम का ऐसा कौन सा काम है जो मुझसे सिद्ध करेंगे। तो अब नचिकेता में भी दो क्वालिटीज पाई जाती हैं। जैसे नचिकेत में एक क्वालिटी तो ये पाई जा रही है उसमें गुण संपन्नता, उसे पिता की चिंता है। वो एक मासूम बालक है, वो एक सहृदयी बालक है। उसे पिता की चिंता है कि पिताजी जो दान कर रहे हैं इसमें कुछ भूल ना कर दें, कहीं इनके दान के बदले में ये जो विश्वजीत की कामना रखते हैं वो कामना अधूरी ना रह जाए। मुझे पिता की चिंता की अच्छी क्वालिटी। लेकिन उसी नचिकेता में अब सारी क्वालिटी अच्छी हो ऐसा जरूरी थोड़ी है। उन तमाम अच्छी क्वालिटी के साथ नचिकेता में यह क्वालिटी भी है कि जहां थोड़ी देर पहले उसे पिता की चिंता थी, अब जब खुद की मृत्यु पर बात आ गई तो अब उसे खुद की भी चिंता हो रही है। अब यहाँ बजाय इसके हम जबरदस्ती यह कहें कि नचिकेता को अब भी पिता की ही चिंता है और आर्ग्यूमेंट को घुमा के यूज करें, तो उससे बस यही पता चलता है कि अब हमने चूंकि एक व्यक्ति को अच्छा होने का टैग लगा दिया, इसको कहते हैं सोशल टैग लगा दिया, तो अब हम आंखें मूंद लेंगे, अंध भक्त हो जाएंगे और हम उसे बुरा मान ही नहीं सकते।
जैसे हमने किसी को बुरे का टैग लगा दिया तो हम उसे बुरा ही मानेंगे, जबकि बुरे में भी हम देख सकें कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, अच्छे में भी बुराइयां होती हैं। तो अब नचिकेत को अपनी भी चिंता हो रही है, भय लग रहा है। नचिकेत ये मानते हैं कि देखो मैं तो श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, मैं जहां जाऊंगा मैं उसी की मदद करूंगा, यानी कि यम का ऐसा कौन सा कार्य सिद्ध होगा, यानी कि मैं यम के किसी काम आऊंगा, यानी कि मैं इतना महान हूं। तो नचिकेत में यह क्वालिटी भी है कि यम को मेरी जरूरत है, वरना मैं तो इसके पीछे जाऊं, मैं तो सब जानता हूं। अब प्रयोजन की अपेक्षा ना करके ही पिता ने क्रोधवश ऐसा कहा है। अवश्य किसी प्रयोजन की अपेक्षा ना करके ही पिता ने क्रोधवश ऐसा कहा है। अब नचिकेत देखो अपनी बात में कैसे घुमा रहे हैं। नचिकेत को जब वो बात जो उत्तर है वो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगा, तो नचिकेत ने किस तरह से अपने ही मन में एक नई आर्ग्यूमेंट बना ली कि पिताजी शायद ये गलती से कह दिया होगा, पिताजी का ये उद्देश्य नहीं होगा, वो मुझे भला मृत्यु को क्यों देंगे, उन्होंने क्रोधवश कह दिया होगा। तो नचिकेत के मन में यह बात तब क्यों नहीं आई जब वो पिता को दान में गलती करते हुए देख रहे थे। तब नचिकेत ने यह क्यों नहीं सोचा कि पिता जो दान में भूल कर रहे हैं या जो गौएं दे रहे हैं छांट छांट करके बूढ़ी, यह भी क्रोधवश या भूलवश दे रहे होंगे। तब नचिकेत के अहंकार ने कहा कि पिता भूल कर रहे हैं, मैं उन्हें ठीक करूंगा। लेकिन अब जब नचिकेत पर ही बात आ गई तो नचिकेत कह रहे नहीं नहीं नहीं, सब कुछ ठीक था, ये तो बस क्रोधवश कह दिया होगा। यानी कि अब नचिकेत उस मन स्थिति में शायद होंगे कि नचिकेत को खुद लग रहा होगा कि मैंने गलत सवाल पूछ लिया, जैसा हर व्यक्ति को लगता है। क्रोधवश ऐसा कहा है, तथापि पिता का वचन मिथ्या ना हो ऐसा विचार कर उसने अपने पिता से, अब समझ तो गया है शायद नचिकेता कि वो भूल कर चुका है, लेकिन अब भी वो बात अपने ऊपर ना लेकर के, क्योंकि खुद को तो वो कह चुका है कि वो प्रथम वृत्ति में रहता है, वो मुख्य वृत्ति में रहता है, वो हमेशा अच्छी वृत्ति में रहता है या मध्यम वृत्ति में रहता है, वो कभी निम्नतर वृत्ति में तो रह ही नहीं सकता, तो वो मृत्यु का अधिकारी कैसे होगा। तो अब वह भी मृत्यु का अधिकारी ना नहीं है ऐसा मानते हुए अब मृत्यु के घर इसलिए नहीं जाना चाहता कि उसे लग रहा है कि उसकी कुछ गलती, इसलिए जाना चाहता है क्योंकि वो ये मानता है कि देखो पिता ने अब भूल कर तो दी ही है, तो मैं पिता के वचन धर्म का पाल करने जा रहा हूं। अभी भी नचिकेत ये नहीं मान रहे कि तुमने गलत प्रश्न पूछा था और उस गलत प्रश्न में जब तुम फंस गए हो तो ये उसका परिणाम है कि तुम्हें मृत्यु तक जाना होगा। लेकिन नचिकेत ये कहते हैं कि देखो मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, गलत तो पिताजी ने किया है, क्रोधवश मुझसे कुछ गलत कह दिया, तो अब मैं अब भी वही प्रथम वृत्ति वाला शिष्य हूँ, अब भी नचिकेत में वही क्वालिटीज हैं, तो मैं पिता की उसी वचन के पालन हेतु जा रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है। पिता ने तो वचन में बहुत सी बातें कही होंगी, बहुत सी बातें जुटलाई भी होंगी, लेकिन तुम कुछ चुनिंदा वचन के ही पीछे क्यों जाते हो। एक उदाहरण के तौर पर मैं समझना चाहता हूँ, जैसे कि देखने को मिलता है कि किसी परिवार में एक बड़ी ही मेरी ही उम्र के लोगों में मैंने देखा है कि घर वाले सभी जितने भी लोग हैं वो एक विशेष तरह की इच्छा रखते हैं पुत्र से या फिर अपने मित्र से। तो अब सभी मित्र कहते हैं कि तुम्हें इस विशेष तरह का कार्य करना चाहिए। तो अब वो देखता है कि वो विशेष, अब हो सकता है कोई व्यक्ति है जिसके मित्रों ने उससे कहा हो कि तुम्हें एक विशेष तरह की घड़ी लेनी चाहिए या फिर कपड़े पहनने चाहिए, तो सभी ने उससे कहा कि तुम्हें ये कपड़े पहनने चाहिए। वो सबकी बात नहीं मान रहा है, 10 लोगों ने कहा, लेकिन उन 10 लोगों में से भी किसी एक विशेष उसकी मित्र ने कहा, तो उसने तुरंत उसकी बात मान ली और अपना बिहेवियर चेंज कर लिया। तो ये बड़ी देखने वाली बात है। जैसे कि एक चीज ये भी देखें, परिवारों में एक उम्र के बाद 10 लड़के होंगे किसी भी परिवार में, उनका सैंपल अगर हम लें तो सभी से, उन सभी लड़कों से सभी परिवार के लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं या बार बार कहते ही हैं बहाने में कि अब शादी कर लो, उम्र हो गई,
तो अब देखने वाली बात यह है, वो लड़का जब भी उस बात को एक्सेप्ट करेगा, वो यही कहेगा कि देखो मैं इसीलिए इस बंधन में बंधने जा रहा हूँ क्योंकि परिवार वाले मुझ पर बोझ डाल रहे हैं, मुझ पर जोर डाल रहे हैं, अन्यथा मैं इसमें पड़ने वाला नहीं हूँ। वही स्थिति यहाँ नचिकेत की है। नचिकेत को वो करना तो पड़ेगा ही, जाना तो पड़ेगा ही मृत्यु के पास, लेकिन अब नचिकेत कह रहा है मैं पिता के वचन की वजह से जा रहा हूँ। जैसे कि कोई कहे परिवार में कि देखो मेरा अभी कोई इच्छा नहीं है शादी की, लेकिन मैं तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बूढ़ी दादी की इच्छा है, क्योंकि बूढ़ी दादी बड़ा ही जोर दे रही है। असल में बूढ़ी दादी तो 10 परिवारों में थी, 10 घरों में थी, सभी जगह बूढ़ी दादियां जोर देती। घर के बुजुर्ग तो जोर देते हैं, लेकिन असल बात यह है अब बेटे को जब भी करना होगा, वो जोर के वो किस पर शिफ्ट कर देगा, फैमिली पे। वो ये नहीं कहेगा कि मेरा भी मन है। वैसे ही दोस्तों के बीच वो ये नहीं कहेगा कि मैं आपके साथ किसी भी फंक्शन में या किसी भी सेलिब्रेशन में इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि आज मेरा मन है। वो इसलिए कहेगा कि देखो तुम चूंकि जोर दे रहे हो, और किसी उसकी विशेष प्रिय मित्र ने, जो महिला मित्र होगी, उसने जोर दिया होगा, तो वो कहेगा कि देखो सब लोग जोर दे रहे हैं इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। वो यही नहीं कहेगा कि उसका भी मन है। तो देखने वाली बात है, सिर्फ उदाहरण के तौर पर। क्रोधवश ऐसा कहा है, तथापि पिता का वचन मिथ्या ना हो, ऐसा विचार करके उसने अपने पिता से जो यह सोचकर कि मैंने क्या कह डाला। अच्छा, पिता की भी तो स्थिति है। पिता के मन में यह आ रहा था कि मैंने यह क्या कह डाला। तो वाजश्रवस की स्थिति हम पीछे से देखते चले आ रहे हैं कि वाजश्रवस संकल्प लेते हैं और फिर दान करने में झिझकते हैं। वाजश्रवस पुत्र से कोई वादा करते हैं और फिर पीछे सोचने लगते हैं मैंने यह क्या कह डाला। तो वाजश्रवस और नचिकेता दोनों की स्थिति बुनियादी रूप से एक जैसी ही है, बस हो सकता है थोड़ी बेहतर हो, लेकिन बुनियादी स्तर पर दोनों यही कर रहे हैं, खेल रहे हैं। जो उनका बिहेवियर एक बात में दिखता है, उसके जस्ट अगली बात में उनका बिहेवियर अपोजिट हो जाता है। वाजश्रवस को खुद नहीं पता कि उनका बिहेवियर इधर उधर कैसे जा रहा है। नचिकेत को भी खुद नहीं पता कि उनका बिहेवियर इधर उधर कैसे जा रहा है। कभी नचिकेत को पिता की चिंता है तो तुरंत नचिकेत स्वार्थी बन जाते हैं, अपनी चिंता हो जाती है। कभी वाजश्रवस को समाज की चिंता है तो कभी वाजश्रवस स्वयं पुत्र पर क्रोध करने लगते हैं। अब क्या इन दोनों के बिहेवियर में जो चेंजेस हो रहे हैं, इस चेंजेस को स्वयं नचिकेत, स्वयं वाजश्रवस या कहानी के माध्यम से हम देख पा रहे हैं? क्योंकि अगर इनमें ये दोनों चेंजेस अपोजिट जा रहे हैं तो इसमें देखने वाली बात यह है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ये अपनी स्थिति जो भी दर्शा रहे हैं, क्या वो सही स्थिति है? क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर नचिकेत को पिता की चिंता है तो सुनकर हमें लगेगा कि नचिकेत की समस्या हमें सुलझानी चाहिए। लेकिन जिस नचिकेत को आज पिता की चिंता है, समय बदलने पर कुछ पल के बाद अब ये नचिकेत पिता को भूल जाएगा, इसे खुद की चिंता होने लगे। तो हो सकता है जब तक हम इसके पिता वाली समस्या का समाधान इस तक लेकर आए, ये कहे कि वो समस्या तो मेरे लिए मैटर ही नहीं करती। जैसा कि, और जब ये कहे अब मेरी मुख्य समस्या क्या है कि अब तो मैं अपने ही मन की लेकर परेशान हूँ कि पिता ने तो कह दिया कि मृत्यु हो जाऊंगा, तो मुझे पिता के सुख की चिंता कम और अपने जीवन की चिंता ज्यादा है। तो हो सकता है जब तक हम इसके सवाल का समाधान लेकर के आए, तब तक नचिकेता ये कहने लगे कि अब तो मुझे फिर से पिता के वचन की चिंता ज्यादा है। तो उस व्यक्ति के लिए एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जो चीज मैटर कर रही है, हमें ये देखना होगा कि उस समस्या में कोई दम नहीं है, कोई खास बात नहीं है, क्योंकि ये इस व्यक्ति के लिए ही चीजें मैटर करना बंद कर देंगी कुछ टाइम के बाद। इसकी किसी भी बात में, किसी भी समस्या में कोई रेलेवेंस है ही नहीं, और रेलेवेंस अगर है भी तो लिमिटेड टाइम के लिए। जैसे कि अर्थ ही सन का अगर जो रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अर्थ जिस अपने पोजीशन में है विद रेस्पेक्ट टू सन सोलर, तो वो पोजीशन को अगर हम सोचें कि इस पोजीशन में अर्थ की जो मूवमेंट है, इस पोजीशन में रहते हुए अर्थ में कहाँ दिन हो रहा है, कहाँ रात हो रहा है, उस हिसाब से अगर हम उसी स्थिति को फाइनल मान लें और रहन सहन अगर हम अर्थ पर शिफ्ट करें, तो हम गलती कर देंगे। क्योंकि 6 महीने बाद इसी अर्थ के लिए अभी जो जगह पर सर्दी मैटर करती थी, वो मैटर करना बंद कर देगी, वहां पर गर्मी आ जाएगी। तो हो सकता है जब तक आपने पूरी व्यवस्था जमाई, वो पोजीशन ही बदल गई।
अब आप फिर से उसी चीज को रिलेट करके उसे सच मान लेंगे तो फिर पोजीशन बदल जाएगी। तो जहां अर्थ पे 6 महीने साउथ पोल पर गर्मी रहती है, वहां 6 महीने सर्दी रहती है। वैसे ही नॉर्थ पोल पर 6 महीने गर्मी रहती है तो 6 महीने सर्दी रहती है। तो एक पर्टिकुलर चीज एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैटर करती है, टाइम के बाद वो मैटर करना भी बंद कर जाएगी। तो अब आप कहेंगे कि तो इसमें से सही क्या है, हम क्या करें? बस अगर आप देख पाते हैं कि दोनों चीजें मैटर करती हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कुछ भी सुलझाने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ गेम, लूप है। क्योंकि अब यही व्यक्ति खुद कुछ और कहने लगेगा। जैसे कि एक एज लें, एक हम व्यक्ति के हिसाब से, जैसे कि वो जो मान लीजिए सामान्य घरों में एक 5 साल का बच्चा है, वो आज रूठा है एक खिलौने के लिए। अब हम उस खिलौने को सीरियसली नहीं ले सकते, क्योंकि अभी इस बच्चे के लिए खिलौना मैटर करता है। जब यही 5 साल का बच्चा 15 का हो जाएगा, कॉलेज जाने लगेगा, जब स्कूल जाने लगेगा, तो अब इसी के लिए खिलौना मैटर करना बंद कर जाएगा, अब इसके लिए आईफोन मैटर करता है। अब आप सोचें कि क्या आईफोन लास्ट चीज है, इसके बाद ये कोई बड़ी डिजायर नहीं रखेगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। जब यही 15 साल का बच्चा 20 का होगा, कॉलेज जाएगा, तो अब इसके लिए बाइक मैटर करेगी, अब इसे आईफोन नहीं चाहिए। अब यही जब 25 का होगा तो इसके लिए जॉब मैटर करेगी, बाइक भी मैटर नहीं करेगी। अब इससे कहें कि आईफोन चाहिए, ये कहेगा नहीं, बाइक चाहिए नहीं, खिलौना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसके लिए अब जॉब मैटर करेगी। जब यही 25 का 35 का हो जाएगा, तो अब इसके लिए अपनी जॉब कम मैटर करेगी। अब इसे बच्चे को किस स्कूल में एडमिशन देना है वो ज्यादा मैटर करेगा। ऐसे ही पूरे लाइफ सर्किल में इस व्यक्ति के लिए कौन सी चीजें मैटर करेंगी, ये उसके एज पर या उसके टाइम रेफरेंस पे ज्यादा निर्भर करता है, बल्कि उसकी जो इंटेंसिटी है, जिस तरह से वो गोल के पीछे जा रहा है, उस पर कम निर्भर करता है। हालांकि उस 25 वर्ष वाले युवा को लग रहा था कि जॉब ही लास्ट डिजायर है, इसके बाद कोई डिजायर नहीं आएगी, इसके बाद तो हमारे लिए कुछ मैटर ही नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए फिर से दूसरी चीजें आएंगी, वो मैटर करना शुरू करेंगी और पिछली चीजें पुरानी हो जाएंगी। जैसे एक व्यक्ति जो रिटायर हो गया, लाइफ से खाली बैठा है, मान लीजिए वो 90 या 100 वर्ष की उम्र का है, और उसने जीवन के ज्यादातर अनुभव ले चुके हैं, वो अपनी नीचे 2-3 जनरेशन को देख चुका है। अब हो सकता है उस व्यक्ति के लिए एक शांत और एक शुद्ध जीवन ज्यादा मैटर करता है। अब इसके लिए नौकरी मैटर ही नहीं करती, अब इसके लिए फाइनेंशियल स्टेट उतने मैटर ही नहीं करते। इसका यह मतलब कम है कि सच में फाइनेंशियल स्टेट की वैल्यू नहीं होती, जॉब की वैल्यू नहीं होती। यह मतलब ज्यादा है कि उस व्यक्ति की पोजीशन में वो चीजें रेलेवेंट कम है। तो जो ट्रूथ है भी है हमारी लाइफ में, वो एब्सोल्यूट कम होता है, रिलेटेबल ज्यादा होता है। वैसे ही मैंने क्या कह डाला, शोकातुर हो रहे थे खेद पूर्वक कहा, वो फिर से शोकातुर होने लगे। अब इसमें इनके शोक का रीजन, दोनों के शोक का रीजन एकदम साफ साफ जैसे दिख नहीं रहा क्या? वाजश्रवस के शोक और खेद का कारण यह है कि वाजश्रवस खुद परिवर्तित हो रहा है एक स्थिति से दूसरी स्थिति में, और जिस भी स्थिति में ये आते हैं, ये उसी स्थिति को लास्ट समझ लेते हैं। इन्हें लग रहा है कि इसके बाद फिर कुछ होगा ही नहीं, लेकिन फिर से चेंज होगा। नचिकेता के शोक का कारण भी यही है कि नचिकेता जिस स्थिति में है, नचिकेता उसे ही अंतिम स्थिति समझ रहा है, लेकिन नचिकेता खुद नहीं देख पा रहा है कि थोड़ी देर पहले उनके लिए क्या सवाल मैटर करता था, कि पिताजी आप मुझे किसको दान देंगे। तब नचिकेता को यह लगा होगा कि यदि इस प्रश्न का उत्तर मैं पा जाऊं, तो इसके बाद जीवन में मेरे कोई दूसरा प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद अब नचिकेता के लिए क्या मैटर करता है, कि मैं तो प्रथम वृत्ति का पुत्र या शिष्य हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब नचिकेता के लिए वो पिछली बात भूल, नचिकेता को इस प्रश्न का उत्तर मिल गया ना कि उनके लिए क्या मैटर करता है, लेकिन बदल गई स्थितियां, तो वो शोकातुर हो गए। तो यही शोक का कारण था। फिर उन्होंने खेद पूर्वक कहा, क्या कहा नचिकेत, क्या कहते हैं आगे अब बताएंगे कि वो अपने वचन को पालन करने के लिए। तो अब 6वें श्लोक में हम देखेंगे कि नचिकेत आगे किस तरह से फिर से आर्ग्यूमेंट देंगे। तो थैंक यू वेरी मच।